नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 पॉलिटी स्पेशल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम 9th एनसीईआरटी पॉलिटी का मैराथन लाए हैं आपके लिए और यहाँ से पीआरटी में 6 to 8 में, टीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको जो है भूगोल का हमने 6th और 7th का मैराथन आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा आपको 8, 9, 10th जो एनसीईआरटी है हमने प्लेलिस्ट बना रखा, ऑलरेडी उसको पढ़ा रखा, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। फिलहाल हम पॉलिटी और इन्वायरमेंट के टॉपिक्स पे इधर एनसीईआरटी पे कवर करेंगे। साथ में इसके अतिरिक्त जो आपको क्लासेस जरूरी हैं पॉलिटी के लिए, जैसे अनुच्छेद कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो वो सब क्लासेस हम आगे लेके आएंगे एनसीईआरटी खत्म होने के बाद। तो आप लोगों को भूगोल की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, साथ में एनसीईआरटी की पॉलिटी की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी और साथ में पॉलिटी का एक पूरा अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वो आपको भी यहाँ पे दे दिया जाएगा। साथ में 2021 की जो स्पेशल प्लेलिस्ट है वो भी यहाँ पे आपको दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से सारा चीज़ एक जगह पे देख सकते हैं। और एनसीईआरटी चैप्टर का नाम आपका लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 और ये कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए चैप्टर्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। और लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे आपको जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए और साथ में जो टीआरई में प्रश्न पूछेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। संविधान निर्माण, संविधान सभा से रिलेटेड, साथ में जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ इससे रिलेटेड थी जहाँ से आपको प्रश्न पूछेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए उनको हम डिस्कस करते हुए आपको एनसीईआरटी का सारांश बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम भारत का संविधान, जो कि आपको उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपको पीआरटी से लेकर पीजीटी तक में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भारत का संविधान है या उद्देशिका है, ठीक है, इसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। और यह जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव लेके आए थे संविधान सभा में, और वही उद्देशिका प्रस्ताव आगे चलकर जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका बना या प्रस्तावना बना। और यह कैसे शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, ठीक है, तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है वह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है, पहला चीज़। और इसमें अगर हम बात करें कि जब भारत संविधान बना था, भारत का संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी, तो 26 जनवरी 1950 को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और साथ में अखंडता शब्द नीचे अभी आएगा। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था 1976 में। तो ये आपको ध्यान रहेगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द अलग से जोड़े गए हैं। ठीक है, और ये एकमात्र बार जो है भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, और जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। कौन कौन सी, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है। ठीक है, और उसमें भी जो है व्यक्ति की गरिमा बढ़ाती है। व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाती, बंधुता को कैसे बढ़ाती है, ठीक है, उन सब में बंधुता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है और साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सभी प्रश्न आपसे, जो सभी पॉइंट से आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर है कि एतत् द्वारा संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। तो आपसे कितनी बार पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया था, कब अधिनियमित किया गया था, कब आत्मर्पित किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, और ये आपके लगभग हर एक एनसीईआरटी में दिया है, तो इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि संविधान 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित किया गया था। यानी जब भारत का संविधान बना था तब प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था केवल, लेकिन जब संशोधन हुआ तो उसके बाद जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। और साथ में जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐड हुआ था, और क्या ऐड हुआ था, अखंडता शब्द।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पहला है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। और यहाँ पे आपको एक सरल परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है कि लोकतंत्र जो है शासन का ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। और इसके आधार पे इन्होंने यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दिए गए। म्यांमार में जो है लोकतंत्र नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र म्यांमार में सैनिकों का जो सैनिक है, सैनिक शासकों का चुनाव जो है लोगों ने नहीं किया, वहाँ पे आर्मी रूल माना जाता है। और म्यांमार में जो है सैनिक शासन है और म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, उदाहरण से आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। इसी प्रकार सऊदी अरब के जो शाह लोग हैं, ठीक है, प्रिंस लोग हैं, उनको भी जो है वो शासक हैं वहाँ के, लेकिन वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है, और जो राज परिवार में जन्म लेते हैं इसीलिए उनको बाय डिफ़ॉल्ट उनको राज करने का अधिकार मिल जाता है, तो वहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र की एक खास बात क्या होती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। फिर यहाँ पे आपको चीन का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि एकात्मक शासन है, एक पार्टी का शासन है। चुनाव लड़ने के लिए सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। फिर मैक्सिको का उदाहरण दिया गया है, ठीक है, कि मैक्सिको में भी जो है लोकतंत्र का दिक्कत है। फिर ऐसे जो चीन के चुनावों में बात करें तो लोगों के सामने वास्तविक कोई विकल्प नहीं होता, तो ये आपको उदाहरण के रूप में आपको याद रखना। और जो आपसे टीआरई में प्रश्न पूछा गया था, जो आपको टीजीटी में सॉल्व भी कराया गया था, ठीक है, अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखा होगा तो जहाँ तक आपने देखा होगा थोड़ा उसके आगे देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको वो प्रश्न मिल जाएगा। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों को जीत हार के समान अवसर मिलने चाहिए, यानी जो सत्ता में है उनको भी बराबर अवसर मिलने चाहिए और जो विपक्ष में उनको भी बराबर अवसर मिलने चाहिए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में। और 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोबारा कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो 2015 में दिया गया, उससे पहले नहीं था। फिर एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन में था जिस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। फिर फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वोट संबंधी भेदभाव किया गया है। और फिर लोकतंत्र में क्या होता है, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और सभी का वोट बराबर होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में ही कि जिम्बाब्वे को जो है अल्पसंख्यक अश्वेतों से या गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली थी, तो आपका आंसर था 1980, तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और टीजीटी की प्रश्न की बात करें जो हमने आपको 2 या 3 दिन पहले आपको सॉल्व कराया है। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश की सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर रोक लगा दी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा चीनी सरकार, चीन की सरकार। और लोकतंत्र की एक खास बात और क्या होती है कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, यानी संविधान द्वारा जो सर्वसम्मत कानून है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कानून और नागरिकों के अधिकार के बीच में जो मतलब ही रहना है सरकार को, उसी के अंदर में काम करना है लोकतांत्रिक सरकार को। और परिभाषाओं का सारांश क्या है, लोकतंत्र की जितनी भी परिभाषाएं अभी तक हमने देखी है, तो लोकतांत्रिक सरकार को एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और इसके अलावा जो है लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है जिससे वो मौजूदा सरकार को चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। और इस बार का इलेक्शन और 2019 का या 14 का इलेक्शन देखिएगा तो इस बार के इलेक्शन में जनता ने काफ़ी हद तक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको नकारा है, ठीक है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, जो सत्ता पक्ष में हो और जो विपक्ष में हो दोनों को बराबर मौके मिलने चाहिए। फिर इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों अधिकारों को दायरे को मानते हुए काम करती है, ठीक है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको प्रश्न आए तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइएगा, हो सकता है आप किसी पार्टी विशेष से संबंधित हो या आप उनकी विचारधारा को फॉलो करते हो, तो उस हिसाब से मत सोचिएगा, ठीक है। इन जनरल बात किया जा रहा है, जैसे ये लाइन है आपका कि इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है, ठीक है। तो आपको इस पर रिलेट नहीं करना है कि सत्तारूढ़ पार्टी इलेक्शन से पहले उनके किसी नेता ने मतलब कुछ स्पीच दिया, मतलब कुछ बोला था कि 400 पार हमें सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, तो उस तरीके से आपको नहीं रिलेट करना बिल्कुल भी। इन जनरल आपको यहाँ पे संविधान के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारत में उससे नहीं पूछा जा रहा, इन जनरल संविधान की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रश्न को मत सॉल्व कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते आपसे प्रश्न पूछे गए थे कि लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क वाजिब है, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। जैसे पहला दिया गया था कि लोकतंत्र में अस्थिरता होती है, तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, सामान्यता बदलते रहते हैं, तो ये जो है इससे अस्थिरता पैदा होती, तो ये बात सही है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, तो ये भी आप देखते हैं कि एक तरफ गाली गलौज करते रहते हैं राजनीतिक दल एक दूसरे से, फिर जो है अगले पल उनके साथ में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी आप समझते हैं, तो ये भी जो है इसके विरोध में जाता है। फिर अगला लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती कि हर फैसले में देरी होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चुने गए नेताओं के लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे अब उदाहरण नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो पार्टी विशेष का हो जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, आपने अगर हाल फिलहाल में अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखा हो तो आपको पता होगा कि जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं होता है कि जनता के बारे में, जनता के मुद्दों के बारे में। और लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन है इंडिया में कितने महंगे हो गए हैं, ठीक है। फिर सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे है कि जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे या समझदार नहीं होते हैं उनको आसानी से लोग, जो राजनीतिक दल के लोग हैं या नेता लोग, उन बरगलान ले जाते हैं। फिर अगला तर्क लोकतंत्र के खिलाफ में दिया जाता है कि लोकतंत्र ने हमारे देश में दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है। तो कहने का मतलब अगर लोकतंत्र इतना ही अच्छा होता तो गरीबी क्यों नहीं खत्म कर दी, तो एक खिलाफ में तर्क दिए गए हैं, ठीक है। आपको उसको बस वैसे ही समझना है। और इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है, और यह भी सही कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो ये सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क, वो था तर्क विरोध में। अब पक्ष में तर्क समझ लीजिए कि लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बहुत बेहतर है, ठीक है। जब जनता की बात आएगी तो लोकतंत्र से बेस्ट कुछ भी नहीं है, भले देर हो जाएगा, कुछ कमियां हैं, लेकिन जनता के लिए बेस्ट है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे शासन पद्धति से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ठीक है। यहाँ पे जो शासन पद्धति होती है, इसमें क्या होता है, शासन जो अधिक जवाबदेही होती है जनता के प्रति। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। डिले होता है लेकिन बेहतर निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब जल्दी जल्दी फैसले लिए जाते हैं तो वहाँ पे कई बार फैसले थोप दिए जाते हैं जनता पे, ठीक है। तो डिले होता है लोकतंत्र में, लेकिन बेहतर निर्णय लेने की संभावना भी बढ़ती है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो लोकतंत्र में जो है मतभेद और टकराव जो होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। आपस में राज्यसभा लोकसभा में बहस होती है, अच्छी खासी डिबेट होती है, ठीक है। फिर जाके कोई कानून पास होता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है। इसी प्रकार जो है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है। फिर लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क देख लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पिछली बार आपसे खिलाफ में तर्क पूछा गया था, हो सकता है इस बार आपसे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पूछ ले, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक फैसले का क्या मतलब होता है। तो उस फैसले से प्रभावित होने वाले, लोकतांत्रिक फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, जो यानी कि जो बहुत शक्तिशाली हो उनका भी बात होना चाहिए, जो बहुत कमज़ोर हो उनका भी बात होना चाहिए, ठीक है। दोनों का बराबर महत्व होना चाहिए। और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं, बल्कि हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण से बहुत सारे प्रश्न आपके पीआरटी में पूछे गए हैं, 6 से 8 में पूछे गए हैं, टीजीटी में पूछे गए हैं, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की जो गोरों की सरकार थी उसने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था नेल्सन मंडेला पर। कब चलाया था? 1964 में। और नेल्सन मंडेला के साथ में 7 अन्य नेताओं पर जो है 1964 में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो रंग भेद से सरकार चलती थी, ठीक है। श्वेत गोरों की सरकार थी दक्षिण अफ्रीका में और काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और जब उस रंग भेद का विरोध किया इन लोगों ने, तो जो है नेल्सन मंडेला के साथ 7 लोगों को 1964 में जो है आजीवन कारावास दे दिया गया था, ठीक है। और फिर जो रंग भेद की राजनीति थी, लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया, यानी काले लोग एक तरफ हो गए, अश्वेत लोग एक तरफ हो गए और गोरे लोग एक तरफ हो गए। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता, आबादी में इनका हिस्सा 3/4 है। सोचिए 3/4 लोग जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, कौन? 1/4 लोग। तो ये गलत बात था। तो और अश्वेत इनको कहा जाता था, जो काले लोग थे उनको अश्वेत कहा जाता था।
और गोरे शासक क्या करते थे, तो ये सबको छोटा और नीचा समझते थे और वोट डालने का अधिकार भी नहीं देते थे, ठीक है। और रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। तो ये आपको ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के केस में जो मतलब नेल्सन मंडेला ने इसी के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। और फिर क्या हुआ था, भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए थे। तो जैसे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्टिव हुई थी, तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस एक्टिव हुई थी, ठीक है। और कब से, 1950 से ही। अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस कहाँ से जुड़ी है, तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। फिर एक नए संविधान की ओर, फिर 28 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया था। और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया को एक नया लोकतांत्रिक देश मिल गया, ठीक है। तो आपसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका कब आज़ाद हुआ था, दक्षिण अफ्रीका कब जो है गणराज्य बना था, कब एक नया लोकतांत्रिक देश बना था। तो आपका आंसर होना चाहिए 26 अप्रैल 1994। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया था कि सत्ता में रहते हुए गोरों लोगों ने जो भी जुल्म किए हैं हम पे, हम उसको भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें और हम आगे बढ़ें, देश के लिए आगे बढ़ें, साथ में रहें मिलकर, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था, ठीक है, जो गोरे लोग थे, और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों लोग साथ साथ बैठे, ठीक है। यानी श्वेत नेता भी बैठे और अश्वेत नेता दोनों एक साथ बैठे और नया संविधान का निर्माण की बात हुआ, ठीक है। और बहुत अच्छा संविधान दक्षिण अफ्रीका ने पूरे विश्व के सामने जो है प्रस्तुत किया। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो नया संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इस संविधान में, और इस संविधान ने नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए हैं उतने दुनिया में किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत करती है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी संविधान में भी प्रस्तावना है और दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक गैर तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, यानी श्वेत शासन था वहाँ का, जो रंगभेद करता था, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी थी जो आपको दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। और वो लोग, उनका जो है कुल मिला के बात क्या करते हैं कि यहाँ अपने देश उसके सभी वास्तविक अर्थों में साझा करने के घोषणा पत्र भी है उनके। मतलब जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है, श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, या देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, यानी हम सभी को मिलकर इस देश के लिए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे भारत में गांधी जी ने नेतृत्व किया था, तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने किया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी जो है मंडेला के नेतृत्व में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी भारत में। ये आपको जो है तुलना करके बताया गया कि कितनी जो है समानता है। और हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, अब हमारे भारत के बारे में यहाँ पे आपको देखा जाएगा। और जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। टीआरई में जितने भी प्रश्न पूछे गए सब आपको यहाँ मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जो किसी भी देश में रहने वाले लोग, सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। तो संविधान क्या होता है, तो लिखित नियमों की किताब होती है जो किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है संविधान की। संविधान सर्वोच्च कानून होता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कानून संविधान है। कोई नया कानून बनाकर संविधान की अवहेलना नहीं की जा सकती, इसीलिए संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया, जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं, ठीक है। तो आपस में नागरिकों के बीच भी संबंध को दर्शाता है संविधान, और साथ में सरकार के बीच भी, नागरिकों और सरकार के बीच भी संविधान जो है संबंध बताता है। और संविधान कई सारे काम करता है। पहला क्या करता है कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा, सहयोग विकसित करता है। भारत में कितनी भी विविधता है लेकिन सभी लोग साथ में रह रहे हैं। दूसरा क्या करता है, सरकार का गठन कैसे होगा, किस फैसले लेने का अधिकार होगा, ये सब चीज़ें बताता है संविधान, ठीक है। तीसरा क्या करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा को तय करता है और बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं। चौथा, या अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो आपसे संविधान से ऐसे ऑप्शन वाइज आपको दिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण, और आपको यहाँ से हम डायरेक्टली दिखा रहे हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जब एग्जामिनर एनसीईआरटी ओपन करता है तो उसको यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल मिल जाते हैं। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या जानकारी है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। तो आपको पता है कि गृह मंत्रालय, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है वल्लभ भाई पटेल जी के हाथ में था, और साथ में वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो ये थे वल्लभ भाई पटेल जी। और टीआरई में प्रश्न पूछा गया है, 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, और उसके नेता थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और उसी जो है सत्याग्रह के बाद इनको इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और भारतीय रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय रियासतों के विलय में, ठीक है, निर्णायक भूमिका इन्हीं की थी, और बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने थे। फिर दूसरा है सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू जी के बारे में क्या जानकारी है, जो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। और यहाँ पे जब भारत आज़ाद हुआ तो दिक्कतें क्या थी, पहली दिक्कत यह थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यहाँ आज़ादी दे रखी थी कि वह भारत या पाकिस्तान जिससे इच्छा चाहे अपनी रियासत का विलय कर दे, या फिर स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस वजह से दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब उसके बाद फिर संविधान निर्माण का रास्ता कैसे तय हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। और अब यहाँ पे आपको देखिए अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में दिया गया है। तो अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में आपको पहली जानकारी होनी चाहिए कि 1940 से 46 के बीच में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, और पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी थे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जी। और यहाँ आप आते हैं, जो आपसे टीआरई में पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, तो संविधान निर्माण का रास्ता। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको याद आ जाएगा कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है, और पीआरटी में जो आपका पेपर हुआ था वहाँ पे एक प्रश्न आया था, हमने शायद 15 मार्च में ही आया था, कि भारत की संविधान सभा से बनने से पहले, कुछ ऐसा प्रश्न आया था कि भारत के संविधान सभा से बनने से पहले जो है भारत में कब संविधान की बातें की गई थी। ठीक है, संविधान लिखा गया था। तो आंसर था आपका जो है कुछ ऐसा था, इसी से रिलेटेड वो प्रश्न पूछा गया था। हमने एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया भी था कि नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ था, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। फिर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा की गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, तो इसकी भी बात की गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपको ऑप्शंस दिया गया था उस क्वेश्चंस में ये दिया गया था कि किन किन चीज़ों को डिसाइड कर लिया गया था संविधान सभा के बनने से पहले भारत के नेताओं के द्वारा। तो स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात कर ली गई थी, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की बात कर ली गई थी, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। तो आप देखिए तीनों लाइन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो प्रश्न था यहीं से पूछा गया था पीआरटी में। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, आपको प्रश्न डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, और बाकी हमने इतने सारे पीआईक्यूज आपको सॉल्व कराए हैं, आप उनको एक बार अच्छे से विश्लेषण देखिए, दोबारा आप उसको जो है टेस्ट की तरह सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, और वहीं से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करता था, जो नेहरू रिपोर्ट था 1928 में आया था, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार की बात करता था, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी करता था। ठीक है, और ये आपका जो अधिवेशन 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे भी ये बातें की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के चुनाव कराए गए थे। तो आपको पता है प्रांतीय चुनाव कब हुए थे। ठीक है, तो 1937 में हुए थे, और फिर 2 साल के लिए जो है कांग्रेस की सरकारें रही थी। फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत को ज़बरदस्ती घसीटा गया, और फिर जो है भारत ने कांग्रेस ने जो है इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस लिया गया है, जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है टीआरई में कि जो है ब्रिटिश भारत के किस कानून से जो है बनाए गए, जो है किस कानून का भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, तो भारतीय संविधान पे 1935 के भारत सरकार अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे
अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। तो हमने आपसे बात किया है कि जो है ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को लिया है, ठीक है। फिर अमेरिका से हमने मूलभूत अधिकारों को लिया गया है, हमने आपसे बात किया। फ्रांस से हमने आपको बताया है कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से नीति निर्देशकता तो लिया गया। तो ये सब चीज़ें हमने आपसे ऑलरेडी जो आपको PIQs कराए गए हैं पॉलिटी के, वहाँ पे हमने चर्चा किया है, ठीक है। तो आप सारा सोर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है जो भारत के संविधान निर्माता थे वो प्रभावित थे, और रूस में हुई समाजवादी क्रांति से भी जो है अनेक भारतीयों को प्रभावित किया था, ठीक है। तो रूस से भी, और मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, उनका भी संबंध रूस से माना जाता है। फिर आगे बात करें, अब ध्यान से देखिए, TT कृष्णचारी के बारे में दिया गया। तो TT कृष्णचारी के बारे में ध्यान रखिएगा कि प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। पहला चीज़, प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, ठीक है। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने थे। जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री कौन था, तो आप कहेंगे लियाकत अली खान, जो 2 सितंबर 1946 को बनी थी। लेकिन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना था आज़ादी के बाद, तो उसमें वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे TT कृष्णचारी। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा से देखिए जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहली चीज़ तो आप समझिए कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा कहते किसको हैं, तो चुने गए प्रतिनिधियों, ध्यान दीजिए, चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो क्लियर है। यानी कैबिनेट मिशन प्लान, जो भारत की संविधान सभा थी, उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, और उसी के अंतर्गत जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और संविधान सभा के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कब चुनाव हुए थे, तो जुलाई 1946। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो जुलाई 1946। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो दिसंबर 1946। याद करिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो दिसंबर, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। सिन्हा को अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद जो है दूसरा जो बैठक हुआ था, कब हुआ था, तो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। परमानेंट सदस्य, ठीक है, यानी अस्थायी अध्यक्ष या परमानेंट अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता भी थे ये, और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता भी है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखिएगा। और आपसे इन कॉमन प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न आता है तो इसका मतलब होता है वो इन जनरल बात कर रहा है, यानी अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। वहाँ पर आपको सच्चिदानंद सिन्हा तभी आपको आंसर लगाना है जब आपको पूछे कि जो है 9 दिसंबर को, या फिर जो है अस्थायी अध्यक्ष पूछे, तभी आपको सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा, ठीक है, 2 हिस्सों में बट गई थी भारत पाकिस्तान विभाजन की वजह से। तो भारत की संविधान सभा अलग हो गई और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए HC मुखर्जी के बारे में दिया गया, याद करिए क्या TRE में प्रश्न पूछा गया इनसे। तो HC मुखर्जी से आप क्या प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और ये ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के जो है सदस्य थे। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर दुर्गाबाई देशमुख के बारे में दिया गया है कि आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। तो आंध्र महिला सभा की संस्थापक हो सकता है पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे वापस। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, TRE में भी पूछा गया, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अंगीकृत कब हुआ,
स्वीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। और संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बात किया गया कि संविधान को मानने का दूसरा कारण है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो यहाँ पे बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा भारत के लोगों का कैसे प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार तो था नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है संविधान सभा जो है जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था कैसे हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लोगों ने डायरेक्टली नहीं किया था। और इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था, ठीक है। तो जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने चुनाव किया था। और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था, ठीक है, जिनको आज के डेट में MLA बोलते हैं राज्यों के। तो उस समय प्रांतें होती थी, प्रांत असेंबलियों के सदस्यों ने चुनाव किया था संविधान सभा के सदस्यों का। फिर है इस सभा में, संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में, अन्य एग्जाम्स में, ठीक है, BPSC में। फिर जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की संविधान सभा थी वो लगभग भारत के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जिस तरीके से संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरीके की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद कीजिए प्रारूप कमेटी से कितने प्रश्न कितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं? तो प्रश्न कहाँ से पूछे गए? तो यहीं से पूछे गए। तो प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया। 3 वर्षों में कुल 114 दिन गंभीर चर्चा चली। तो ध्यान रखिएगा, तो आपको पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, 2 11 18, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। तो इन 3 वर्षों में कुल 114 दिन गंभीर चर्चा हुई। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो संविधान की कुल कितने दिनों चर्चा हुई है? तो 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई है, ठीक है। और इनको जो चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं उसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से पुस्तक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से पुस्तक है, उसी में वो सब लिखी गई हैं, ठीक है। आपको कभी लाइफ में वैसे इतना टाइम रहेगा नहीं कि कभी आप उन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे, बस आपको जानकारी होना चाहिए। बलदेव सिंह से तैयारी में प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये क्या थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा जो अंतरिम सरकार थी उसमें भी ये रक्षा मंत्री थे। तो बलदेव सिंह को याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी, और अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जो बनी थी उसमें भी ये रक्षा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या दिया गया? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है। फिर आते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या थे? तो यहाँ पे पहले तो बात किया गया कि आपको अगर प्रश्न पूछे क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ठीक है। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है कि 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षाओं के बारे में लिखा था। तो आपसे कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया कि यंग इंडिया नाम की पत्रिका किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, कौन चलाता था इसको? तो महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। और महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हमने आपको 4 पत्रिकाएँ बताई हैं, आप कमेंट करके बताइए कि उन चारों पत्रिकाओं के क्या नाम है। तो यहाँ पर गांधी जी ने बात किया था यंग इंडिया में कि भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में क्या दिया है? अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है टीआरई में, याद रखिएगा। बिहार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सवाल पूछे जाते हैं। तो अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। और ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। आगे बढ़ते हैं और आपसे पार्टीज़ के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। फिर आते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए।
यहाँ से प्रश्न पूछे गए कई बार। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, ये आपको नहीं पता रहा होगा तो याद रख लीजिएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी। फिर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो ठीक है, बाकी इनके बारे में आपको सब पता ही है। अब यहाँ पे जो है 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण को याद करें, तो आपने सुना भी होगा काफ़ी हद तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान का दर्शन की बात कर लें, ठीक है। तो संविधान के दर्शन की बात करें तो संविधान का दर्शन किस पे आधारित है? तो संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ में होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होती है? संविधान की शुरुआत जो है बुनियादी मूल्यों से जो होती है, जो छोटी सी उद्देशिका है, एक हिसाब से आप समझिए इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जब आप कोई बड़ी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना दिया रहता है, तो वही संविधान के बारे में जानने से पहले आपको जो है उसकी उद्देशिका प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा, उससे आप संविधान की मूल विचारधारा को जान जाएंगे। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने जो है प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला संविधान कौन सा है जिसने प्रस्तावना था? तो ध्यान रखिएगा अमेरिकी संविधान, ठीक है। तो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से भारत ने भी प्रेरणा लिया है, भारत की संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। यहाँ पे आपको जो है संयुक्त राज्य के हम सभी लोग यहाँ पे बाकायदा आपको दिया भी गया है, तो यहीं से, और देखिए हम सभी लोग, वैसे ही हम भारत के लोग काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है, उसी की तर्ज पे यहाँ पे किया गया, ठीक है। और संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के रूप में भारत में भी किया गया है, और भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका आंसर? तो आपका आंसर होना चाहिए उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है। उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं इन जनरल। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसको जो है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने, तब आपका आंसर होना चाहिए मूलभूत अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 32 है, जिसको हम अभी आगे वो भी आएगा तो उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रस्तावना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रस्तावना के बारे में आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है कि ठीक है, बाकी हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए हैं उसको हम समझा देते हैं एक बार। तो हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, इसलिए वहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया, हम भारत के लोग, ठीक है, क्योंकि हम भारत के लोग के ही तो प्रतिनिधि वहाँ पे हैं। आज के डेट में कौन प्रतिनिधि है? भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो संसद में बैठते हैं। तो उसी प्रकार उस समय भी भारत के जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि थे। तो भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ठीक है, और इसे किसी बाहरी आदमी या राजा ने नहीं बनाया। तो इसलिए हम यहाँ पे हम भारत के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता, यानी भारत सरकार संप्रभु है। भारत सरकार जो है अपने विवेक के अधिकार पर जनता के बिहाफ पे फैसले लेने में पूर्णतया स्वतंत्र है। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, और लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है, यानी भारत का कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है, ठीक है, और सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का सम्मान देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो है भारत में कोई भी राज धर्म नहीं है, भारत का कोई जो आधिकारिक धर्म नहीं है, इसीलिए भारत को पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति है, ठीक है, किसी वंश या राज खानदान का नहीं है, जैसा कि कहाँ पे है? ब्रिटेन में जो राजा होते हैं, रानी होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, शासन के प्रमुख होते हैं। लेकिन भारत में क्या होता है? गणराज्य में शासन का जो प्रमुख होता है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति बोलते हैं, और राष्ट्रपति जो है जनता के द्वारा इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, तो ये बात की जा रही है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही, वो भी जो है डायरेक्टली जनता द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि उनको चुनता कौन है? सांसद चुनते हैं, लेकिन वो एज ए सांसद जनता के द्वारा चुन के आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। फिर समता का मतलब क्या है?
समता को जानने से पहले समाजवादी को समझ लेते हैं। समाजवादी का मतलब है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरीके से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। ठीक है, तो समाजवादी क्या कहता है? लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। और यहाँ सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, यानी संविधान के अनुरूप चलती है। न्याय में क्या बात है? तो नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता की बात करें तो नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और कैसे अपने विचारों पर अमल करें, इस सब पे जो है अनुचित कोई पाबंदी नहीं है। इसको हम स्वतंत्रता के अंतर्गत रखते हैं। बंधुता की बात करें तो जो है हमें एक तरीके से रहना है जैसे हम एक जैसे भाई हों। ठीक है, यानी एक परिवार की तरह हमें पूरे देश में लोगों के साथ में रहना। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है, तो पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना पड़ेगा, जैसे अछूत, ठीक है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है संविधान द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये शब्द ध्यान रखिएगा कि भारत को जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य 5 चीज़ें हैं, जिसमें से जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन से ऐड की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको चैप्टर ये खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रंग भेद जो है कब से कब तक चला था दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा? 1948 से 89 के बीच में। ठीक है, और एक रंग भेद क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका की जो गोरों की सरकार थी 1948 से 89 के बीच में काले लोगों के साथ में नस्ली अलगाव और ख़राब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। संविधान क्या होता है? तो देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन क्या होता है? तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा, जिसको संसद बोलते हैं, देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा क्या होती है? तो संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा होती है जो संविधान लिखने का काम करती है, जैसे भारत की संविधान सभा थी। प्रस्तावना क्या होता है? तो संविधान का पहला कथन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है कि जो हमारा संविधान होगा वो किस चीज़ पर आधारित होगा, किस दर्शन पे, किस फिलॉसफी पर आधारित होगा। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, और अगला चैप्टर है आपका चुनावी राजनीति। फिर आते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो चुनाव की हमारी प्रणाली में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, आपको पता है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें जो है कौन सा भंग हो जाता है? तो भंग होने वाली लोकसभा केंद्र स्तर पर और विधानसभा राज्य स्तर पर। ठीक है, और विधानसभाएं राज्य स्तर पर, और इसके अलावा ठीक है केंद्र स्तर पर जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा से आपसे प्रश्न पूछा गया था टीआरई में, जो आपको टीजीटी का पेपर कराए थे। इसके अलावा आपके लिए भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो राज्यसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए, अस्थाई नेचर का होता है। ठीक है, और इसके जो मतलब प्रतिनिधि होते हैं जो राज्यसभा में जाते हैं वो चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 लोग जो है चुन के जो है नए आते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं। इसके बाद अगर बात करें, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था आम चुनाव के बारे में, आपसे प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन में था। ठीक है, उपचुनाव वहाँ पे दिया गया था, तो यहीं से वो प्रश्न आया था। तो देख लीजिए, एक ही दिन में, एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो लोकसभा के अभी हुए हैं, संपन्न हुए हैं, कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। हमने आपको पिछली बार राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया था कि वो 2 जगह से लड़े हैं, तो एक जगह उनको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये कब होता है? किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, तब इसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जानकारी है आपको कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो जैसे लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। फिर लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? 543, और हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, ये भी आपको मालूम है। प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा के सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, और पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को वार्डों में बांटा जाता है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि
अभी लोकसभा को 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रखी गई हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो आपसे पूछे कि लोकसभा में जो है अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीटें, तो 84 हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। तो ध्यान रखिएगा 84 हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई लोकसभा में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, सामान्य 412 है, आरक्षित अनुसूचित जाति 84 है, अनुसूचित जनजाति का 47 है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया था, आपको याद होगा कि किस, जो हमने आपको टीजीटी का पेपर कराया था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि किन राज्यों में 40 से अधिक जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो आपका आंसर क्या क्या था? महाराष्ट्र था, ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश था और पश्चिम बंगाल था। तमिलनाडु आंसर में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे 39 सीटें, तो वो भी प्रश्न यहीं से लिया गया था, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। तो तमिलनाडु में 39 सीट है और उत्तर प्रदेश में 80 हैं, सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में 42 हैं। तो कहाँ पे 40 से अधिक था? तो पश्चिम बंगाल में 42 है, यहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। बाकी बिहार में आपको ध्यान रखना है, बिहार में कितने हैं? 40। आगे बढ़ते हैं। मतदाता सूची क्या होती है? तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है, जिसको हम मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हों, ये भी आपको मालूम है, और उनको सभी को बराबर मत देने का अधिकार है। कुछ वर्षों से चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फ़ोटो पहचान पत्र, ठीक है, वो जो है कब से लागू की गई थी? तो हमने आपको बताया था उस प्रश्न में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। फिर उम्मीदवारों का नामांकन, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता, लेकिन उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए कितनी वर्ष है? तो 25 साल, 25 वर्ष है। और अगर आपसे पूछे पंचायत सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए अगर आपसे पूछे, ग्राम पंचायत सदस्य आपसे बनने के लिए पूछे, तो आपका आंसर होगा 21 वर्ष, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यानी आप प्रधान 21 वर्ष की आयु में बन सकते हैं। तो ग्राम पंचायत सदस्य 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम आयु 21 वर्ष है। इसके अलावा अगर आपसे पूछें, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। जितने भी वयस्क लोग होते हैं गांव में, वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो ये 35 वर्ष, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए मिनिमम वर्ष कितना, राज्यसभा के लिए कितना है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना रहता है, कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है, ठीक है। और जितने भी वोट पोल हुए हैं, अगर उससे 1/6 से कम पोल, मतलब किसी उम्मीदवार को 1/6 से भी कम मिलता है, ठीक है, जितने वोट पड़े हैं, तो उसकी जो है जमानत वो जब्त भी हो सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके अनुसार हर उम्मीदवार को अपने बारे में ब्यौरा देना पड़ता है। क्या क्या देना पड़ता है? कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों को बताना पड़ता है, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना पड़ता है, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ये सब चीज़ें जो है बतानी पड़ती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव अभियान की बात करें, अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या ये प्रश्न आपको याद आया? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1917 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो आपको टीआरई में, हमें ध्यान नहीं किस में आया था, लेकिन पीआरटी में पूछा गया। इसके अलावा टीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो आपसे कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में, ध्यान रखिएगा। फिर ये पूछा गया है, अगली बार हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि 1977 में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा। तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जेपी नारायण बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1977 के चुनाव में जो है जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। और पार्टी ने जो है आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने के लिए नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया था जनता पार्टी ने। फिर वामपंथी, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया, याद कर लीजिए, हमने आपको टीआरई के प्रश्न कराए हैं। तो वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले का नारा दिया था, ठीक है। तो जमीन जोतने वाले को
ये जो नारा है विधानसभा चुनाव में कहाँ पे दिया था, तो पश्चिम बंगाल में 1977 में वामपंथी दलों ने। इसके अलावा अगला देखिए, ये भी आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में मैच करने के लिए आया था, जिस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं मैच करने के लिए आया था, ठीक है। और हम आपको ऑलरेडी इतने प्रश्न करा चुके हैं कि हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहता कि हमने कहाँ कराया, बस इतना ध्यान रहता है कि हमने ये चीज़ कराई है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपको याद आ जाएगा तुरंत। तो 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो याद आ गया आपको, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया था, तो एनटी रामाराव ने। और ये कौन थे, तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे, ठीक है। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन्होंने नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। और जो है चुनाव में जो है खराब प्रैक्टिस किसको बोला जाता है, गलत चीज़ क्या होता है, तो मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, ये सब खराब चीज़ें मानी जाती हैं। ये भी प्रश्न आपसे टीजीटी में पूछा गया था। जाति धर्म के नाम पे वोट मांगना, ये भी गलत बात है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये भी गलत बात है, ठीक है। इलेक्शन मेल प्रैक्टिस के बीच मतलब आता है, ठीक है, गलत उपयोग में आता है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख है, विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च करना भी गलत बात है, ठीक है। हालांकि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, ये तो पैसे बहुत कम पड़ जाएंगे, करोड़ों में खर्चे होते हैं। और चुनाव जो होता है, ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता भी होती है, और उसमें जो है चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकार की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले लोगों को सुझाव देने के वादे नहीं कर सकते हैं। मतदान और मतगणना, तो इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन माना जाता है, ठीक है, और सभी लोग वोट वगैरह देने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है 14 इलेक्शंस का कुछ यहाँ पे दिया गया, ये सब आपके काम का नहीं है, ठीक है, बहुत पुराना हो चुका है। बाकी पार्टियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किस पार्टी को जो है कब जो है अस्तित्व में आई। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ठीक है, तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें बताई गई हैं कि गड़बड़ियों की सूचना आपको भी मिलती रहती होगी, सुनते होंगे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम गायब कर दिया जाता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग किया जाता है। अमीर उम्मीदवार द्वारा बड़ी पार्टियों के बड़े पैमाने पर धन खर्च किया जाता है, पैसे देते हैं वो लोग। और मतदान के दिन चुनावी धांधली, ये सब आपने सुना होगा। स्वतंत्र चुनाव आयोग महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है, तो भारत में ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है कि जो है चुनाव आयोग, जैसे ये वाला चुनाव आयोग, बीजेपी का चुनाव, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इस सब चीज़ों में संविधान ने क्या बनाया, स्वतंत्र चुनाव आयोग, तो स्वतंत्र आपको मानना, ठीक है। आपको अपने पूर्वाग्रह के अनुसार नहीं चलना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। और एक बार नियुक्ति हो जाने पर निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। और उसको कैसे हटा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है, बहुत ही टेढ़ा तरीका होता है, उसी तरीके से केवल हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इस प्रकार जो है निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है, ठीक है, उसको जो है स्वतंत्र रखा गया इस प्रकार कि नियुक्त करने को तो राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर, लेकिन एक बार नियुक्त हो गए तो उनको हटा नहीं सकते आसानी से, ठीक है। कैसे हटा सकते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, बहुत ही टेढ़ा तरीका होता है। तो इस प्रकार जो है जो चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं और उनको जो इंडिपेंडेंट होकर काम करना रहता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है, ठीक है। जैसे भी इलेक्शंस हुए थे तो जो है मोदी जी प्रधानमंत्री, उससे पहले नाम मात्र के रह गए, ठीक है। अब सारा पावर किसके पास हो गया इलेक्शन के बीच तक, निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है। और ये सारे काम को जो है पहलू पर निर्णय लेगा, कैसे क्या मैनेज करना है, ठीक है। फिर यहाँ आदर्श आचार संहिता लागू करता है, तो चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है और जो उल्लंघन करता है उनको सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, ठीक है। इसके सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनों का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें गलत तरीके से कर रहे हैं सरकार में तो उसको भी चुनाव आयोग रोक लगा सकता है। चुनावी ड्यूटी के तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब चुनावी ड्यूटी लगती है तो जो वहाँ पे जो भी अधिकारी होते हैं वो निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। और अगले चैप्टर पे आते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण था आपको कवर करा दिया गया है।
और बाकी इसके अलावा जो है ये तो रहा आपका एनसीईआरटी स्पेशल, ठीक है। आप यहाँ से प्रश्न पूछेगा इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, और एनसीईआरटी की जरूरत आपको भी महसूस होती होगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एग्जाम में कि आप एनसीईआरटी तैयार करके गए हैं। बाकी इसके अलावा हम आपको अलग से भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न संभावित आ सकते हैं वो आपको हमसे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आप भूगोल का एनसीईआरटी आपको जो प्लेलिस्ट दिया जाएगा आप वहाँ से कंप्लीट 10th तक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिज्ञा, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। अब देखिए यहाँ से पहली लाइन से प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, जो टीजीटी हमने आपको सॉल्व कराया था। क्या पूछा गया था वो हम आते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था ये भी हम देख लेते हैं। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी, वह फैसला क्या था? तो 13 अगस्त 1990 डेट याद रखिएगा, ठीक है। 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व फॉर CSEBC, ठीक है। तो देखते हैं क्या था, और आपको पता है प्रश्न देख लीजिए, याद आ गया होगा आपको। मंडल कमीशन से जो आपको प्रश्न हम कराए थे टीजीटी में, भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, जिसको SEBC बोला जाता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित होगी। तो 27% जो सीट्स हैं भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में वो इसके द्वारा आरक्षित होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निर्णय करने वाले। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलते हैं। जब राष्ट्राध्यक्ष की बात आएगी, राष्ट्र अध्यक्ष की, तो राष्ट्रपति होगा, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं जैसे कि मोदी जी करते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों के राजकाज से जुड़े निर्णय भी वही लेते हैं। फिर संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में, अगर याद हो, ठीक है। और आपसे भी पूछा जा सकता है, बहुत आसान प्रश्न है कि संसद में जो है संसद कैसे बनती है, संसद किससे बनती है? तो राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो संसद के 3 भाग होते हैं। संसद के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक जो है वो कानून बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 13 अगस्त 1990 का दिन आपको याद रखना है, आगे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। भारत सरकार ने, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट में दिया गया था, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है पिछड़ी जाति आयोग का, जो दूसरा पिछड़ी जाति आयोग था, उसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी। आपको ऑप्शन याद आया होगा, तो सही था। भारत सरकार ने 1989 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोबारा, ध्यान रखिएगा। तो BP मंडल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको मंडल आयोग भी कहते हैं। तो मंडल आयोग कब बना था? 1989 में। और इसने अपनी सिफारिशें कब दी थी? तो 1980 में। ये भी आपके विकल्प में था। और इसने क्या सिफारिश किया था? सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फाइनली इसको जो है कब लाया गया? तो 13 अगस्त 1990 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। 13 अगस्त 1990 को जो है ये तैयार हो गया था। 13 अगस्त 1990 डेट ध्यान रखिएगा लागू होने की। फिर यहाँ पे जो है बात करें, इससे रिलेटेड मामला था, और जब मामला गया तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक है। जब संसद कानून बनाती है, कोई दिक्कत होता है, और इसी केस में भी ऐसा हुआ था। तो इस आदेश के विरोध में कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर कर दिए थे कि 27% रिजर्वेशन गलत है। तो इसमें उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू करने से रोकने की अपील की थी। तो फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया था, और उस मुकदमे को हम इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामला कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे इंदिरा साहनी मामला किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए 27% रिजर्वेशन वाले मामले से, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी थी। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, इंदिरा साहनी केस में जो कितने जज बैठे थे? तो 11।
और उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया था कि भारत सरकार का आदेश अवैध नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि बहुमत से कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है यानी वैध है। ठीक है, यानी जो 27% रिजर्वेशन वो वैध है और पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। साथ में ये भी बताया कि जो पिछड़े वर्ग के जो अच्छी स्थिति वाले लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी कर दिया। विवाद सुलझ गया और इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष जो है कोर्ट ने फाइनल किया था, तो 1992 था और 8 सितंबर 1993 से इसको लागू कर दिया गया। और आपको 13 दिसंबर 1990 डेट याद रखनी है। 13 दिसंबर 1990 को जो है इसको तैयार किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन कोर्ट में मामला गया। तो कोर्ट में मामला जाने के बाद फाइनली 1992 में बहुमत से फैसला आया। ठीक है, 27% रिजर्वेशन को अनुमति मिल गई और 8 सितंबर 1993 से इसको लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था होती है जहां नागरिक और सरकार के बीच जो विवाद सुलझाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बस आपको वही करा दिया जा रहा है। फिर आते हैं संसद के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संसद की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। तो संसद क्या होता है? तो भारत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जितने भी सांसद हैं, उनकी जो राष्ट्रीय सभा है उसको हम संसद कहते हैं। और किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार या राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। ठीक है, संसद को विधायिका के नाम से जाने जाते हैं। फिर अगला है, दुनिया भर में संसद चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। फिर सरकार के हर पैसे का पर संसद का नियंत्रण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए सर्वोच्च जो संसदीय जो है सर्वोच्च संघ होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक मामले और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद सर्वोच्च संघ होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन से 2 सदन होते हैं? तो एक होता है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, दूसरे को लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ध्यान रखिएगा, रट लीजिए इसको, कई लोग नहीं जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और भारत के संसद में भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं। और राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति की खास बात क्या है कि भारत का राष्ट्रपति जो है दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति पद में बड़ा होता है तो इसलिए उनको सदस्य नहीं बनाया जाता है संसद का। ठीक है, और कोई भी संसद के फैसले होते हैं, विधेयक होते हैं, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो कानून बनते हैं और भारत में लागू होते हैं। और यहाँ पे जैसे किसी ने हमसे पूछा था कि 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या था, तो जो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो दरअसल 106 नंबर का जो है संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, ये बिल है, विधेयक है और ये कानून है। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। जब तक पास नहीं होगा तब तक बिल बोला जाएगा, विधेयक बोला जाएगा, और जब पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। ठीक है, अधिनियम बन जाएगा। तो 106 नंबर का अधिनियम, 128 नंबर में वो संशोधन मतलब वो संविधान संशोधित करने के लिए विधेयक लाया गया था। तो ये फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा। तो राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि राज्यसभा को अपर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुकाबले उम्र दराज लोग होते हैं। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु कम से कम होती है, लोकसभा के लिए 25 होती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अपर हाउस इनको बोलेंगे और इधर लोअर हाउस। संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। ये आपसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में जो है राज्यों के संदर्भ में राज्यसभा को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होगा तो अंतिम फैसला दोनों की संयुक्त अधिवेशन में लिया जाता है, जिसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद में बताया गया, तो 108 अनुच्छेद संख्या 108 में जो है ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है संविधान के। और दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठेंगे और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस बैठक में वैसे सामान्यता जो है लोकसभा की ही चलती है, क्योंकि उनका संख्या बल ज़्यादा होता है। फिर दूसरा मामला क्या है,
दूसरा चीज़ क्या है, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का उपयोग करती है। तो लोकसभा पैसे के मामले में राज्यसभा से अधिक अधिकारों का उपयोग करती है। लोकसभा में सरकार या बजट से पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए, जिसको वित्त विधेयक बोलते हैं, मनी बिल, ठीक है, धन विधेयक बोलते हैं। तो धन विधेयक संबंधी जो प्रावधान होते हैं उसमें लोकसभा को एज होता है। धन विधेयक कहाँ बताया गया है, तो धन विधेयक आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया, धन विधेयक के बारे में बताया गया। फिर है लोकसभा में सरकार, ये हो गया आपका, ठीक है। तो लोकसभा में सरकार या का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो है वित्त विधेयक को या मतलब धन विधेयक को जो है राज्यसभा कितना दिन तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक। 14 दिन के बाद उसको पारित मान लिया जाएगा और उसमें संशोधन या सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझाव को माने या ना माने। तो लोकसभा इसके लिए स्वतंत्र है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है और सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था टीआरई में। और अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को जो है राज्यसभा पद छोड़ना होगा, ठीक है। और राज्यसभा को यह अधिकार नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये अधिकार केवल किसके पास है, लोकसभा के पास। और लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य कह दें कि मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, ठीक है, वोटिंग कर दें, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को जो पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में समझते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है, तो वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों के रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के नाम से जाने जाते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। और सरकार के बारे में जब बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर से कार्यपालिका से ही होता है। राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका, जो आपके नेता लोग होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, ठीक है, मंत्री बनकर ये राजनीतिक कार्यपालिका कहलाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका किसे बोला जाता है, जिन्हें लंबे समय तक नियुक्त किया जाता है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं, ठीक है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। तो ये इन लोगों को हम अस्थायी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक बार नौकरी पा गए तो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक काम करेंगे। लेकिन जो मंत्री होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, तो इसलिए उनको जो है राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, वो अस्थायी नहीं होते हैं। और वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पदों पर बने रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रशासनिक सेवक हैं ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पद पर बने रहते हैं। और ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका है, ठीक है, वो जो है उनके जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, तहत काम करते हैं। और किसी भी लोकतंत्र में कारण क्या है ऐसा, तो किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, भले पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, लेकिन चूंकि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। इसलिए जो है नौकरशाह लोग जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको मंत्रियों के अधीन रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था होता है। भारत के केस में भी देखा जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर राष्ट्रपति लोकसभा में जो है कैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो 2014-19 में राष्ट्रपति ने क्या किया, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री घोषित किया। लेकिन 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, गठबंधन का सरकार बना, तो राष्ट्रपति ने लोकसभा में बहुमत वाली पार्टियों के गठबंधन के नेता को, जिसको नरेंद्र मोदी को चुना गया, तो उनको जो है प्रधानमंत्री चुना गया। ये फ़र्क है। फिर अगला है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वह जब तक चाहे अपने पद पर रह सकता है और जब चाहे अपनी पार्टी या गठबंधन का नेता, ठीक है। तो जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। जैसे इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा वो उनको जो है कार्यकाल हट जाएगा, उनको मतलब इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित अनुच्छेद 74 और 75 याद रखिएगा, और एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि अनुच्छेद 74 और 75 क्या, बाकी हम एक क्लास लाएंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बता देंगे। फिर है मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल होता है।
कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि कोई मंत्री कितने समय तक जो है बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने तक, ठीक है। और 6 महीने के अंदर उसे जो है इलेक्शन वगैरह होते हैं जो भी है, तो उसको सदस्य बनना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश नहीं बन पाया तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम 6 महीने तक कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का ना लोकसभा का सदस्य हो ना राज्यसभा का सदस्य हो, वो 6 महीने तक मैक्सिमम मंत्री बन सकता है, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन 60 से 80 मंत्री होते हैं। और ध्यान रखिएगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, तो 91 संविधान संशोधन है 2003 का। और इसके माध्यम से क्या किया गया है, जो जितनी भी जैसे 543 संख्या है, तो 543 का जो है, ठीक है, 15% ही जो है मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं सरकार में, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से कि 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं हो सकते हैं पूरे संख्या का। कैबिनेट मंत्री, ये देखिए आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से प्रकार के मंत्री होते हैं या टीजीटी में, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। जैसे इस बार देखिए जो सीनियर नेता है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ठीक है, चाहे नितिन गडकरी हो, तो ये सब कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। बड़े बड़े जो मुख्य प्रभार उन्हीं को मिले हैं और इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। फिर तीसरा होता है राज्य मंत्री, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं राज्य मंत्री। 3 प्रकार के यहाँ आपको ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं? तो प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं? तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों को एक दूसरे से संबंधित में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री के बारे में कि कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। और कैबिनेट शब्द का प्रयोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352 में ही किया गया। पूरे संविधान में जो कहीं भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, केवल ये 352 में प्रयोग किया गया। जहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है वहाँ पे जो कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, ये आपको ध्यान रखना। और विभिन्न भागों के कार्यों का समन्वय भी देखता है और उनका जो निर्णय होगा विभागों के विवाद के मामले में जो उनका निर्णय होगा प्रधानमंत्री का वो अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करते हैं। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम को वितरण और पुनर्वितरण करेंगे। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री जब भी अपना पद छोड़ेगा किसी भी कारण से तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। और भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में कैबिनेट जो है सबसे प्रभावशाली संस्था है, जिसमें मुख्य मंत्री होते हैं, मुख्य मंत्री की नहीं मतलब जो मेन जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये आपके, और इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री सबसे प्रभावशाली होता है। संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी इसी वजह से संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण है। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया था क्योंकि उन पर जनता का बहुत अधिक प्रभाव था। फिर आगे है गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। जैसे इससे पहले मोदी जी बहुत फ्री काम कर रहे थे, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है तो उन्हें राय मशुरा करना पड़ेगा, अब वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। फिर राष्ट्रपति के बारे में एक और, जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है राष्ट्र अध्यक्ष होता है और राष्ट्र का कार्यकारी अध्यक्ष भी माना जाता है, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, ठीक है, मतलब दिखावे का अधिक होता है, वास्तव में वैसा काम नहीं होता, साइन वगैरह करना, यही सब। तो राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है और वो राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन कौन इसमें भाग लेता है? तो संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के,
निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिए लोकसभा और राज्य, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो लोकसभा संसद के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और साथ में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्लियर है। और साथ में जो है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये लोग मिलकर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं। और राष्ट्रपति जो है कहने मात्र को कार्यपालक की भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स की नियुक्ति करता है। याद कीजिए टीआरई का प्रश्न ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था, यहीं से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। राज्यपालों चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह मंत्रिपरिषद उसे दोबारा दे देगी तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति एक बार जो है पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन दोबारा उसको मानना पड़ेगा। इस प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को जो है जो कहते हुए पारित कर देगी तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि राष्ट्रपति को कुछ चीज़ें विवेक से करनी चाहिए, स्वविवेक से, ठीक है। स्वविवेक से क्या करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति को अपना जो है स्वविवेक से काम करना पड़ता है, ठीक है। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना पड़ता है। और जिसके पास वास्तव में लोकसभा में बहुमत या गठबंधन का जो नेता होगा, जिसके पास होगा संख्या बल होगा, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेगा, ठीक है। अगर मेजॉरिटी है तब तो नहीं दिक्कत है, लेकिन जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत नहीं हासिल हुआ है तो उस केस में राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जिससे उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है, और ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, ठीक है। किस केस में कहेगा, जब जो है बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका के बारे में, तो न्यायपालिका के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो न्यायपालिका है स्वतंत्र और प्रभावशाली है, और देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों और सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको एक साथ मिला दीजिए तो उसको हम न्यायपालिका बोलेंगे। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, नीचे हाई कोर्ट और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएंगे, जिला जज कोर्ट हो जाएंगे। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं, ठीक है। तो सभी आ जाएंगे। और भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम्स में कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। और सर्वोच्च न्यायालय देश का न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या देखता है, तो देश के नागरिकों के बीच में विवाद की सुनवाई कर सकता है, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद की सुनवाई कर सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के सरकार के बीच सुनवाई कर सकता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद होगा तो उसको भी सुनवाई कर सकता है। और साथ में यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील करने के लिए सर्वोच्च संख्या है। तो आपसे पूछे कि फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो सर्वोच्च न्यायालय। और यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करता है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, साथ में जो है मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पे, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। और अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी ऐड किया गया है, ठीक है। वरिष्ठ न्यायाधीश को भी ऐड किया गया है, साथ में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि और अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं, जिसको कोलेजियम सिस्टम बोला जाता है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश,
कोई अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो जनरली देखा गया, कोई नियम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बार क्या किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे अधिक वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। जैसे भी इस समय DY चंद्रचूड़ है, आप कमेंट करके बताइए कि किस नंबर के जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो इनके बाद जो नेक्स्ट आएंगे तो उस केस में देखा जाएगा, ज़्यादा सामान्यतः देखा जाता है कि जो सबसे एजेड हो, जो सबसे उसमें सीनियर हो, उन्हीं को जो है उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। फिर है, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि जो प्रक्रिया हटाने की बहुत ही जटिल है और किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। और भारतीय लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं हो पाया है, तो इतना कठिन प्रक्रिया है। और इस प्रकार जो है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। विधायिका का कोई भी कानून या कार्यपालिका की कोई भी कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो केंद्र के और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। ये भी TRE में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश का संविधान की व्याख्या का अधिकार है, पहला चीज़। ठीक है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। और विधायिका अगर कोई कानून गड़बड़ बनाती है तो उसको केंद्र, ठीक है, उसको जो अमान्य घोषित कर सकते हैं ये। फिर किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसे संवैधानिक वैधता तय करते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। ठीक है, और ये किसके माध्यम से किया गया है, किस फैसले के माध्यम से? तो केशवानंद भारती केस, याद कीजिए, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। मूलभूत सिद्धांतों का जो कॉन्सेप्ट आया था ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये भी प्रश्न UPSC तक में पूछा गया, BPSC TRE में तो पूछा ही गया है। तो ये भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में क्षमता प्रदान करते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, तो भारतीय न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर पे आते हैं आपके। और आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्लासेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसी क्लासेस आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिल रही है कि जहाँ पे आपको NCERT भी पढ़ाया जाए, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाए जिससे आपके BPSC TRE में सारे एग्जाम्स हो जाए। साथ में हम 2000 PIQs को जो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाए हैं वो आपके लिए रामबाण है, जिससे आप 20 से 30 अंक आप आसानी से बढ़ा सकते हैं GS में। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके सहयोग करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और जो है हो सके तो लाइव देखें। ठीक है, लाइव अगर आप देखेंगे तो हमें वास्तव में सहयोग होगा। ठीक है, क्योंकि हम 0 प्रॉफिट पे, ध्यान दीजिए, हम आपके लिए 0 प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। और कई सारे अभ्यर्थियों ने हमें इनडायरेक्टली इस चीज़ के लिए भी बोला, भी पैसे वगैरह की बात की, हमने सबको मना कर दिया, हमें किसी से भी पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, हम निःशुल्क आपके लिए लेके आए हैं, आगे भी निःशुल्क लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बस हमें इतना सहयोग कीजिए कि आप हमें जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करिए कैसी क्लासेस आपको लगी और नेक्स्ट क्लास आपको कैसी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आखिरी चैप्टर पे, लोकतांत्रिक अधिकार। अब आते हैं आपके आखिरी चैप्टर में, लोकतांत्रिक अधिकार। और यहाँ पे जो जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, तो ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप इसको आप गूगल करके नोट कर लीजिएगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको कमेंट करके भी बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार संगठन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। सऊदी अरब में नागरिक अधिकारों की बात कर ले तो सऊदी अरब में नागरिक अधिकारों से संबंधित जो है देश में एक वंश का शासन चलता है। राजा या शाह को चुनने में या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। सऊदी अरब का केस है ये। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह ही करते हैं और उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। लोग कोई भी राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती है। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, फिर औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर दर्जा मिला है। ठीक है, इसीलिए 2015 में जाके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2015 में जाके जो है वोट डालने का अधिकार मिला है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र में अधिकार की बात करें तो लोकतंत्र में अधिकार, पहले चीज़ तो आप समझिए अधिकार क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए आप, अधिकार क्या होता है। अधिकार क्या होता है, तो अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों,
अपने समाज और अपनी सरकार से दावा होता है, ठीक है। वो दावा होता है कि हमें ये चाहिए, हमें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, क्लेम्स होते हैं। तो अधिकार किसी भी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपने सरकार से दावा है। और यहाँ प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा गया है, जो मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ ये आपका यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। तो यूपीएससी से तो बड़ा कोई एग्जाम है नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। हर जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अधिकार किसी भी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा होता है। इसलिए अधिकार तभी तक संभव जब तक आपके बारे में किया हुआ दावा दूसरे के ऊपर समान रूप से लागू हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अधिकार तभी संभव होता है जब आपके अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे के ऊपर भी समान रूप से लागू हो। यानी अगर आप कोई अधिकार चाहते हैं तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरे को कष्ट या नुकसान पहुँचाए। हम कुछ दावे कर दें तो सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाएगा, ठीक है, जब तक उसको समाज की स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो समाज से स्वीकृति भी जरूरी है। अब सऊदी अरब में वोट उनको जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार ना देना अजीब ही लगता है, हालांकि 2015 में दे दिया गया है, ठीक है। फिर अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है कि जो अधिकार होते हैं ये तार्किक दावे होते हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति भी मिली होती है और अदालतों द्वारा मान्यता भी मिली होती है। फिर लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वोट देने का अधिकार तो आपको पता ही है, ठीक है। और वोट देने का जो एज था तो ध्यान रखिएगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1989 का। इसके तहत जो है 21 वर्ष था पहले, उससे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 से। आगे बढ़ते हैं। फिर अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो अधिकार जो है बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। जैसे भारत में मूलभूत अधिकार के रूप में दर्ज हैं, ठीक है। भाग 3 संविधान के भाग 3 में या भाग 3 में जो है आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूलभूत अधिकार दर्ज हैं। भारतीय संविधान में अधिकार की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि हमने अपनी संविधान पढ़ी है, तो बिल्कुल पढ़ी है। तो हमारे सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है, ठीक है। समानता हमने देखा था, स्वतंत्रता और न्याय भी देखा था प्रस्तावना में। और मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यावहारिक रूप देते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के जरिए हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो यह अधिकार भारत के संविधान की महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। ध्यान रखिएगा, मूलभूत अधिकार भारत के संविधान की महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में अगर आपसे पूछे मूलतः कितने अधिकार थे, तो मूलतः 7 अधिकार थे। 26 जनवरी 1950 को कितने थे? 26 जनवरी 1950 को थे 7, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें, ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार जो आज के डेट में अगर बात करें तो संपत्ति का अधिकार आज के डेट में क्या है? तो संपत्ति का अधिकार आज के डेट में कानूनी अधिकार है, ठीक है, विधि का अधिकार है, कानूनी या विधि का अधिकार है। और इसको अनुच्छेद 301 के तहत अब रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें हम बात करें तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 14 से 18, 5 है यहाँ पे, ठीक है। और सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। यहाँ पे कई सारे प्रोविजंस दिए गए, 14 से 18 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दर्शाते हैं। फिर इसी प्रकार जो है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, फिगर में दिया गया है, यहाँ से समझने में आसानी भी होगी, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो पहला आपका आ गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और ध्यान रखिएगा 19 से 22 में 5 अधिकार है। कितने अधिकार है? 5 अधिकार है, 19, 20, 21, 21A और 22। तो 21A कहाँ से आ गया? तो 21A जो है ये 86वें संविधान संशोधन से आया। 86 नंबर का संविधान संशोधन था 2002 का। इसके माध्यम से जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में भी 5 अधिकार है। और समानता के अधिकार में भी 14 से 18 के बीच में 5 अधिकार हैं। क्लियर है? फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23-24 याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, लिख लीजिएगा कहीं, 25 से 28, ठीक है। और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार अल्पसंख्यकों को 29-30। तो 29-30 में जो है
अल्पसंख्यकों को, भारत में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और ये अनुच्छेद 32 में रखा गया। और इसी को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इन्हीं को जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान की आत्मा या संविधान की हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम इन अधिकारों को आपको अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ से आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद के हिसाब से नहीं दिए गए हैं। ठीक है, बाकी और ये आपको समझा दिए जाएंगे डिटेल में। और यहाँ पे आप समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 याद रख सकते हैं, जो भारतीय संविधान इस अनुच्छेद 17 के माध्यम से जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। ठीक है, अछूत को ख़त्म, अस्पृश्यता को ख़त्म करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है छुआछूत के बारे में बताया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया था। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में और अनुच्छेद 19 में कुछ अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है और कोई भी काम करने या धंधा चुनने पेशा करने का अधिकार है। सभी 19 के अंतर्गत 19A 19B 19C करके ये जो है आपके ध्यान रखिएगा। तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो इसमें बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों को जो है व्यक्त किया गया है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी में ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसके अनुसार जो है प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आती है। ये भी प्रश्न टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया कि आप अपने विचारों को पर्चा छापकर अखबारों पत्रिकाओं में लिखकर प्रकाशित भी कर सकते हैं, तो ये आपका प्रेस के माध्यम से हो गया। ठीक है, नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार, तो वही आपको रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो बात करें तो संविधान किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, भारतीय संविधान में सबसे मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 21। और इसके अनुसार जो है व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, निजता का अधिकार, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही माना गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। फिर आगे बढ़ते हैं कि पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर ऐसा करते तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, सूर्यवंशम मूवी अगर आपने देखी हो तो आपको याद आ जाएगा। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी पड़ती है। फिर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव रखने के लिए वकील रखने का अधिकार भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, बाकी हम आपको जो है जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आपको बहुत अच्छे से अलग अलग अनुच्छेद लेके आपको समझा देंगे अलग क्लास लेके। बाकी आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिए, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। और पढ़ने का मतलब होता है यही आपका सिलेबस है, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। संविधान ने खास तौर पे 3 बुराइयों को जो है यहाँ पे गैर कानूनी घोषित किया है शोषण के खिलाफ अधिकार में, अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, और वो क्या क्या है? अवैध व्यापार का, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। ठीक है, जिसमें महिलाएं ज़्यादातर शामिल होती हैं। फिर हमारा संविधान किसी भी किस्म के बेगार का जबरन काम लेने का भी निषेध करता है। ठीक है, तो बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के मुफ्त या थोड़े से अनाज वगैरह के लिए काम करना पड़ता था, और यही काम जब मजदूर को जीवन भर करना पड़ता तो उसे बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हो गया। शोषण के खिलाफ अधिकार में क्या क्या है? तो अवैध व्यापार के खिलाफ, अवैध व्यापार को संविधान निषेध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से। और जो है बेगार को, साथ में बंधुआ मजदूरी को, और साथ में बाल मजदूरी को भी निषेध करता है। अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी को भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे में, बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करा सकता क्यों? तो ये कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 24 में।
फिर बीड़ी, पटाखे बनाना, दिया सलाई बनाना, इन सब में भी जो है बाल मजदूरी को रोकने के प्रावधान बनाए गए, यहाँ पे भी काम नहीं कराया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसका मतलब क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच में मामलों को देखना है, ना कि व्यक्तियों के धर्म के मामलों में। ठीक है, तो व्यक्ति और ईश्वर के बीच में राज्य नहीं आ सकता, यानी व्यक्ति के जो भी धर्म है वो अपना पालन करने के लिए स्वतंत्र है और राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन हुआ है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है, सभी धर्म बराबर होते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। फिर है, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, अभी अनुच्छेद 25 से 28 आ जाता है। अनुच्छेद 25 में अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज या प्रबंधन करने की आज़ादी है। अपने धर्म का प्रचार करने की अधिकार से मतलब झांसा देकर, फरेब कर ये सब काम नहीं है। ठीक है, सही तरीके से। फिर धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी धर्म का पक्ष लेना या विशेषाधिकार भी नहीं है। ठीक है, तो पक्ष लेना विशेषाधिकार भी नहीं है और ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे। ठीक है, तो जैसे अब आज के डेट में आप देखते होंगे इसकी सत्ता पक्ष में जो है काफ़ी कुछ ऐसा मिलता है देखने को। ठीक है, फिर है, इसी प्रकार सरकार या किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के, उसके रख रखाव के लिए, कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, तो टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ये भी आपका अनुच्छेद 26 में है, शायद एक बार देख लीजिएगा। और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए, तो ये 27 या 28 में एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये सब अधिकार आपको धर्म के अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। अब आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आपको अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये 29 में ही है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चलाने, स्थापित करने का अधिकार ये अनुच्छेद 30 में। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, है कि किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत होगा, पर कर्नाटक में तो अल्पसंख्यक होंगे। तो इस प्रकार जो है ये आपको जो है अल्पसंख्यकों का मतलब ये होता है। ठीक है, कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जहाँ पे जो एक जगह पे कोई अगर मेजॉरिटी में है तो हर जगह मेजॉरिटी माना जाएगा। अगर वो पार्टिकुलर जो कास्ट है, ठीक है, अगर वो कहीं अन्य जगह अल्पसंख्यक में है तो वहाँ उन्हें अल्पसंख्यक के अधिकार मिलेंगे, ये कहने का मतलब है। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अधिकार पर। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमारे पास इन्हें लागू करने के उपाय हैं और इसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन या नागरिक या कोई संस्था फिर सरकार भी कर रही होती है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का मामला हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये प्रश्न आपको टीआरई में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 को जो है हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो, उसमें कमी हो या फैसला हो तो वह काम अवैध करार दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में आदेश जारी करने में रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे महत्वपूर्ण रिट होता है जो नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जिसको हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। इसके अलावा परमादेश होता है, सर्सियोराय होता है। ठीक है, 5 रिट जारी करने के अधिकार होते हैं, 5 प्रकार के, जिनको हम पॉलिटी स्पेशल क्लास में सबको एक एक करके देख लेंगे। आज हम एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का समय लगेगा। और न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकार के लिए जो कुछ भी जरूरी हो करने में सक्षम है। और मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। पर अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का होगा तो ऐसे मामलों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को कैसे लाया जाएगा, कोर्ट के माध्यम से। तो ये लाया जाएगा
जनहित याचिका के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा जनहित याचिका PIL, ठीक है। और PIL के बारे में ध्यान रखिएगा, PIL से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको PIQ क्वेश्चन में करा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे जस्टिस PN भगवती थे तो इससे संबंधित है। तो भारत में जो जस्टिस PN भगवती हैं वो जनहित याचिका से संबंधित हैं। किस प्रकार संबंधित है हम आगे प्रश्नों में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्रश्न आए थे, TGT का जो हमने पेपर कराया था, और वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो है कानून द्वारा बनाया गया स्वतंत्र आयोग है। तो बात सही था, कब बना था? 1993 में। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। और इस पर आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी और प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई संधियां, अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है जिन चीज़ों पर काम करता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब जो भी संधि वगैरह कराई गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, तो ये कमी है, और जिम्मेदारी अदालतों की होती है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना होता है। किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को सम्मन देकर बुला सकता है और किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है। बस इसको सजा देने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया है कानून के द्वारा, संवैधानिक संस्था नहीं थी ये, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अधिकारों का बढ़ता दायरा, ठीक है। तो अधिकारों का बढ़ता दायरा, अब यहाँ पे जो है जैसे 14 वर्ष तक को बच्चों की जो मुफ्त शिक्षा है, ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया है 86वें संविधान संशोधन से। फिर है संसद में नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया। तो सूचना का अधिकार आपसे पूछा गया था, 2005 में लागू किया गया, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन बताइए, शिक्षा का अधिकार बताइए। राइट टू एजुकेशन RTE जिसको बोलते हैं, ये कब लागू किया, कमेंट करके आप बताइए। फिर इसके अलावा जो है संपत्ति रखने का जो अधिकार है, ठीक है, वो मौलिक अधिकार अब नहीं है, 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, पर यह संवैधानिक अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक अधिकार क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 300A में रखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है, तो इसलिए ये भी जो है संवैधानिक अधिकार है। हालांकि मूलभूत अधिकार नहीं होगा संपत्ति का अधिकार। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था, UPSC में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और PCS में भी प्रश्न पूछा गया था, चुनाव में वोट देने का अधिकार क्या होता है? तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था संवैधानिक अधिकार। कई लोग इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था, कई सारा डिबेट था, लेकिन UPSC इसी को ही आंसर मानेगा, ठीक है। आयोग भी आपका BPSC भी इसी का आंसर मानेगा। तो ध्यान रखिएगा कि चुनाव में वोट देने का अधिकार किस में आएगा? संवैधानिक अधिकार में। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में निजता का अधिकार दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निजता का अधिकार सबसे पहले कहाँ दिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। क्योंकि जो पहले क्या होता था, जब नस्ल भेद होता था तो सब पीछे पड़े रहती थी सरकार, ठीक है, जो बड़े बड़े नेताओं के पीछे पड़े रहते, तो सबसे पहले उन्होंने निजता का अधिकार सुरक्षित किया कि बेवजह उनके घर की तलाशी ना ली जाए, ये सब चीज़ें। फिर पर्यावरण का अधिकार है, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है, स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त भोजन, इस सब का अधिकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण निजता का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा निजता का अधिकार सबसे पहले कहाँ पे? तो निजता का अधिकार सबसे पहले साउथ अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और हम जो है आपको कोशिश करके जो है कल आपको जो है करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जिसमें आपको जनवरी से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए क्लास आपको कैसी लगी, और हमें सहयोग करने के लिए आप लाइव जो है क्लास को कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और इस प्रकार आप हमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, और आपको हम हर संभव सहायता भी दे रहे हैं। आप टेलीग्राम से जुड़कर हमसे पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ले भी रहे हैं, और वहाँ से आपको पर्सनली गाइड भी कर देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।